Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 28th of October 2020. तो 28 अक्टूबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. पहला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरपर्सन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ऑप्शंस आर ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या डी जे बी कृपलानी. क्वेश्चन नंबर 2 इज द लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इंश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय विच रेवोल्यूशन. किस रेवोल्यूशन से ये लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी लाया गया है? ऑप्शंस आर ए रशियन रेवोल्यूशन, बी फ्रेंच रेवोल्यूशन, थर्ड आयरिश रेवोल्यूशन या फोर्थ अमेरिकन रेवोल्यूशन. Question number 3 is by which of the following ways the constituent assembly generally arrived at a decision. Options are A simple majority, B 2/3 majority, 3 consensus या D casting vote. सो आंसर्स बता देता हूँ मैं आपको. पहला क्वेश्चन जो पूछा था उसका जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल. लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इंश्राइंड इन द प्रीएम्बल ये लिया गया है फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन. तीसरा मैंने पूछा आपकी कौन कैसे डिसीजन पे आते थे, तो कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती थी. एंड लास्ट आपके लिए क्वेश्चन है, आप आंसर करिएगा इसका कि कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली साइन कब किया गया था बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. साइन कब किया गया बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. दिस इज अ क्वेश्चन टू यू. Now let's move to the news analysis part, friends, without wasting any time. फर्स्ट न्यूज इज यूएस टू सपोर्ट इंडियाज डिफेंस ऑफ टेरिटरी. यूएस और इंडिया के बीच में 2+2 डायलॉग चल रहा है, आप सबको पता है. 2+2 डायलॉग का मतलब मैंने आपको बताया हुआ कि 2+2 डायलॉग का मतलब है कि दोनों कंट्रीज दो मिनिस्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगी. इन दिस केस जो अभी इंडिया और यूएसए का केस है उसके लिए जो मिनिस्टर्स आते हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, और दूसरे आपके आते हैं जो डिफेंस मिनिस्टर है प्लस आपके आते हैं ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है 2+2 टॉक्स के लिए. अब यहाँ पे मुद्दा जो उठा था वो मुद्दा उठा डिफेंस का, क्योंकि चाइना का बहुत ज्यादा इंकर्जन हो रहा है. आप सबको पता है चाइनीज इंकर्जन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है. तो ये जो मुद्दा था इसको लिए यूएसए ने कहा है कि दे विल सपोर्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. वो हेल्प करेंगे इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए. ठीक है ना. इसके अलावा क्या चीजें हुई, अगर आपसे पूछे 2+2 डायलॉग की सक्सेस क्या थी इस बार, क्या क्या चीजें हुई, तो वहां पे बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो ये बेका है, जो ये लिखा हुआ है ना बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये साइन किया गया. अब मैंने कल भी बताया था कि ये जियो स्पेशियल नॉलेज शेयरिंग के लिए है. जियो स्पेशल का मतलब क्या होता है, जियो यानी लैंड बेस्ड और स्पेशल मतलब कि सैटेलाइट बेस्ड, आपका स्पेस बेस्ड. तो दोनों तरीके से ट्रांसमिशन किया जाएगा नॉलेज का, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी एंड ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो पाएगी दोनों कंट्रीज के बीच में. दूसरी चीज चाइना को काउंटर करने के लिए मैंने बताई दी आपको. इसके अलावा भी कुछ चीजें साइन की गई थी, जैसे बेका के अलावा एक टेक्निकल कोऑपरेशन एमओयू साइन किया गया है बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका फॉर अर्थ साइंसेस और अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए भी एक एमओयू साइन किया गया है. दिस इज द थर्ड थिंग. इसके अलावा क्या किया गया, एक ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, ग्लोबल सेंटर बनाया जाएगा फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज, और उसके लिए भी एक एमओयू साइन किया गया है. ठीक है ना. फिर जो कस्टम डेटा है, कस्टम डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज करने के लिए भी एग्रीमेंट साइन किया गया है. कस्टम्स डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज करने के लिए भी एग्रीमेंट साइन किया गया है. तो दीज आर द थिंग्स विच वर देयर, जो कि इंडिया और यूएसए ने अपने इस एग्रीमेंट में की है. दीज आर द थिंग्स विच वर इंपॉर्टेंट. दूसरी न्यूज में आते हैं, नाउ आउटसाइडर्स कैन बाय लैंड इन जम्मू कश्मीर. अब आउटसाइडर्स भी लैंड खरीद सकते हैं जम्मू कश्मीर में. दिस इज द न्यू न्यूज आइटम. अब हुआ क्या है वहां पे, देखो अभी तक क्या यूज होता था जम्मू कश्मीर में अभी तक देयर वाज जम्मू एंड कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट संवत 1996, ये चलता था जम्मू कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट संवत 1996. अब देखो यहां पे अब नया चेंज क्या किया गया है, दिस इज द न्यू लैंड लॉ फॉर जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर का नया लैंड लॉ है, इसको हम बोलते हैं जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट. दिस इज नोन एज जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट. और अभी तक क्या था, देखो इसमें एक टर्म यूज होता था परमानेंट रेजिडेंट का. ये होता था कि सेंटर यूज करता था कि जम्मू कश्मीर में अगर आपको लैंड खरीदना है तो यू हैव टू बी अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट. तो अब जम्मू कश्मीर में जो ये परमानेंट रेजिडेंट टर्म है इसको हटा दिया गया है. दिस टर्म हैज बीन रिमूव्ड. ठीक है, ये टर्म हटा दिया गया है.
अब देखो यहां पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ओपन फॉर सेल के नीचे। तो पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, द न्यू लॉज एंड ये एंड द एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ द परमानेंट रेसिडेंट। जो परमानेंट रेसिडेंट्स थे उनके जो एक्सक्लूसिव राइट्स थे उसको खत्म करता है, केवल परमानेंट रेसिडेंट खरीद पाएंगे ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, जो इन्वेस्टर्स हैं अगर वो जम्मू कश्मीर के बाहर के हैं तो वो भी परचेज कर सकते हैं लैंड, ये अच्छी चीज हुई है। तीसरी चीज, देयर विल बी अ बार दो ऑन एग्रीकल्चर लैंड टू बी यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस। लेकिन अगर एग्रीकल्चरल लैंड का नॉन एग्रीकल्चर पर्पस में यूज करना है आपको तो वो पॉसिबल नहीं है। एग्रीकल्चरल लैंड का यूज आप केवल एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ही करेंगे। दिस इज द थिंग फ्रॉम द न्यू लैंड एक्ट। Then land can be transferred in favor of a person or an institution for the purpose of promotion of healthcare or senior secondary or higher or in specialized education. एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जरूर आप यूज कर सकते हैं। जो लैंड रहेगा वो ट्रांसफर किया जा सकता है इन फेवर ऑफ अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर और सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्पेशलाइज्ड एजुकेशन। अगर आपको एजुकेशन के लिए यूज करना है, हायर सेकेंडरी या हेल्थ केयर के लिए यूज करना है तो आप लैंड का यूज जरूर कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच वर देयर अंडर दिस, जो चेंजेस किए गए उसके अंतर्गत ये सारी चीजें हुई हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें एन आर्मी ऑफिसर, एक आर्मी ऑफिसर है अगर, तो वो लैंड को जरूर ट्रांसफर कर सकता है एज ए स्ट्रेटेजिक एरिया। वो अगर आर्मी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ कॉर्प्स कमांडर, कॉर्प्स कमांडर की रैंक से ऊपर का आर्मी ऑफिसर अगर चाहे तो किसी भी एरिया को स्ट्रेटेजिक एरिया घोषित कर सकता है फॉर ऑपरेशनल एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ऑपरेशनल और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट जो आर्म्ड फोर्सेस की है उसके लिए किसी भी एरिया को स्ट्रेटेजिक एरिया के रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। दिस इज अनदर थिंग दैट हैज बीन चेंज्ड। तो ये सारी चीजें थी, बस याद रखिएगा एग्रीकल्चरल को नॉन एग्रीकल्चरल में नहीं कर सकते हैं। अगर हायर एजुकेशन या हेल्थ या इन पर्पस के लिए आपको यूज करना है तो आप कर सकते हैं, और इन्वेस्टर्स जो बाहर के रहेंगे उनको भी दिया जाएगा। देन आर्मी ऑफिसर कॉर्प्स कमांडर की रैंक के ऊपर स्ट्रेटेजिक एरिया में घोषित कर देंगे लैंड को। तो ये सारी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो कि हुए हैं। आगे मूव करते हैं, यहां पे देखो लिखा हुआ है फाइन्स फॉर रोड ट्रैफिक वायलेशन टू बी डिटेक्टेड यूजिंग द फास्टैग अकाउंट। तो अब जो ट्रैफिक वायलेशन अगर आप करते हो तो आपका फास्टैग अकाउंट से वो पैसा भी कटेगा और आपका लिया जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है। तो अब इसके बारे में थोड़ा फास्टैग के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं। देखो यहाँ पे मैंने पूरी नोट्स बना के रखी है। तो फास्टैग के बारे में देखो बताते हैं। फास्टैग जो होता है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करता है, RFID टेक्नोलॉजी का यूज करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बेसिकली इसमें रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है जो कि रीड करती है, कैप्चर करती है। जो आपके ऊपर टैग लगा रहता है ना, आपके टैग को रीड और उसको उससे इंफॉर्मेशन कैप्चर करने का काम करती है, ठीक है ना। आपके टैग को रीड करने का और उससे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का काम करती है। अब ये जो टैग होता है जो आप यूज करते हो गाड़ियों में, ये 5 सालों के लिए वैलिड रहता है। दिस इज वैलिड ओनली फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, और ये 7 अलग अलग कलर्स में आता है। इट कम्स इन 7 डिफरेंट कलर्स एंड ये वैलिड कितने टाइम के लिए रहता है? वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है ना। अब इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें एक इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है। इट इज अ कंपनी बाय NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कंपनी है, इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। और इसके साथ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर के इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, फास्टैग वाले प्रोग्राम को, ठीक है ना। इट इज प्रेजेंटली ऑपरेशनल फॉर बोथ नेशनल एंड स्टेट हाईवेज, दोनों स्टेट और नेशनल हाईवेज के लिए प्रेजेंट है। 5 साल के बाद आप इसको दोबारा रिन्यू करा सकते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अंडर दिस RFID प्रोग्राम। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, फास्टैग मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम थोड़ा एक और। चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी विजिट्स सिगूर एलिफेंट कॉरिडोर। अब यहां पे देखो सिगूर एलिफेंट कॉरिडोर, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो आना चाहिए कि सिगूर एलिफेंट कॉरिडोर कहां पर है। तो सिगूर एलिफेंट कॉरिडोर है आपका सिगूर प्लेट्यू में, और सिगूर प्लेट्यू कहां पर है? वो है आपका तमिलनाडु में। तो सिगूर एलिफेंट कॉरिडोर सिगूर प्लेट्यू भी आपका तमिलनाडु में, इसको याद रखेगा। दूसरी चीज, अब यहां पे एक कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कि 3 मेंबर कमेटी थी। और क्यों बनाई गई थी? वो इसलिए बनाई गई थी ताकि जो सिगूर एलिफेंट कॉरिडोर का रीजन है वहां पे कोई भी इंक्रोचमेंट ना हो, वहां पे कोई भी इस तरीके के रेसिडेंशियल एरियाज ना बन जाए, वहां पर कहीं कुछ ऐसा ना हो कि वहां पे
फार्म हाउस, विलाज और इस तरह के रिजॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं, या फिर फेंसिंग इस तरीके से की जाए कि एलिफेंट्स का जो मूवमेंट है उसको रोका जा सके। तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर प्रोहिबिटेड, एंड इसी चीजों के ऊपर चेक करने के लिए एक कमिटी बनाई गई थी, 3 मेंबर कमिटी, और वही 3 मेंबर कमिटी जो है वो सिगूर एलिफेंट कॉरिडोर में विजिट करने गई रिसेंटली, एंड दिस वाज द थिंग। 3 मेंबर कमिटी याद रखेगा, ठीक है ना। ये तमिलनाडु, मैंने लोकेशन आपको बता दी है, सिगूर प्लेट्यू तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं। पहला जो एडिटोरियल है वो है जीएसटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ पॉलिटिकल निगोशिएशन। अब इस आर्टिकल में जो ऑथर ने बात की है बेसिकली वो जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन और उसके कारण जो प्रॉब्लम्स आई है उसके ऊपर बात की। सबसे पहले ऑथर ने बोला कि फेडरलिज्म में एक जो प्रेशर होता है, पावर, सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, बिल्कुल सही बात है। फेडरलिज्म में अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का अलग इंटरेस्ट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग इंटरेस्ट होगा, और आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का डिफरेंट इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना। ऑथर ने कहा है कि जब स्टेट गवर्नमेंट्स एग्री करे जीएसटी के लिए, जब उन्होंने एग्री किया, जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये भी पता होना चाहिए आपको, इंडायरेक्ट टैक्स उसको सब्स्यूम कर को बनाया गया, 3 तरीके में डिवाइडेड है, एसजीएसटी, सीजीएसटी और इसके बाद आईजीएसटी, ठीक है ना। ऑथर ने कहा कि एक तरीके से ये बार्गेन किया गया था। सेंटर ने अपने मतलब ये बोला कि ठीक है, अगर आपको लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है तो हम आपको कंपनसेशन पे करेंगे। वहीं पे स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये बोला कि ठीक है भाई, अगर ये हमको पे कर देना, और अगर आप चाहते हो तो ठीक है, हम अपने पावर ऑफ कलेक्शन टैक्स को सीड करते हैं। मतलब एक तरीके से जो टैक्स कलेक्शन का पावर पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास था, उन्होंने वो चीज छोड़ करके वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था, ठीक है ना। अब इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद हमने देखा कि कोविड-19 आया और उसमें बहुत सारा लॉस हुआ, इसमें जो कलेक्शन हुआ वो भी बहुत कम हुआ, एंड देयर वाज अ जेन्युइन लॉस ऑफ रेवेन्यू, जेन्युइन लॉस ऑफ रेवेन्यू देखने को मिला। तो ऑथर ने वही कहा कि अब जो सेंटर था उसने अपनी चीजें चेंज करना शुरू कर दी, क्योंकि कंडीशन उनके फेवर में नहीं रही। तो उन्होंने कहा भाई देखो, ये जो आपको लॉस हुआ है, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। हमने तो कहा था कि अगर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी के कारण लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा तो हम आपको देंगे, तो वो भी गड़बड़ हो गया। तो यहां पे ऑथर ने वही कहा है कि सेंटर फिर बाद में पल्ला झाड़ने लगा। फिर उसके बाद उन्होंने जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग रखी तो उन्होंने ये बोला कि एक काम करो, आप लोग पैसा ले लो, मार्केट से बोरो कर लो। देन स्टेट्स ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। स्टेट्स ने कहा भाई अगर हम मार्केट से पैसा उठाएंगे दैट विल बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर अस, एंड हम उसको रीपे कैसे करेंगे, तो आप पैसा उठाओ। तो दिस वाज द सजेशन गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट दे शुड बोरो फ्रॉम द मार्केट एंड देन दे विल लेंड द मनी टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो वही चीज फिर की गई कि सेंटर ने बोरो किया फ्रॉम द मार्केट एंड नाउ दे आर लेंडिंग द मनी टू द स्टेट गवर्नमेंट। अच्छी बात है। तो ऑथर ने वही इस चीज के ऊपर पिन पॉइंट किया है कि बेसिकली जो जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन हुआ उससे जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्ट्रांग होना चाहिए था वो और वीक हो गया। सामने आ गई वो सारी चीजें कि कोविड-19 के बाद जिस तरीके से सेंट्रल ने पल्ला झाड़ा, वो चीज क्या दिखाती है कि जो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है इट्स हॉलो एंड इट इज जनरली हिपोक्रेटिक। ये हिपोक्रेसी है और हॉलोनेस है यहां पे सेंटर की, कि वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते रहते हैं लेकिन जब सेंटर की जेन्युइन हेल्प करने की बात आती है स्टेट गवर्नमेंट्स की तो वो हेल्प करने से पीछे हो जाते हैं, ठीक है ना। आप सबको एक और चीज बता दो, जैसे कि जब कोविड-19 जैसे आया, कोविड-19 के टाइम में जेन्युइन लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ था और एफआरबीएम जो एक्ट है वो ये बोलता है कि आप 3% से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट को नहीं ले जा सकते। यहां पर फिस्कल डेफिसिट 5%, इनफैक्ट 7% तक हो गया है, 5% से बढ़कर के 7% तक चला गया था। तो वही चीज ऑथर ने बोली कि जब यहां पे इतना ज्यादा जेन्युइन लॉस ऑफ रेवेन्यू तो आपको तो उनकी मदद करनी चाहिए थी, खुद आगे आ जाना चाहिए था उसकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, इक्विटी को करने के लिए, एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन वहीं पे आपने क्या किया, वहां पे सब कुछ आपने स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर डाल दिया, which was technically very incorrect, which was technically very wrong। तो वही चीज ऑथर ने बोली कि इस तरीके के जो प्रोविजंस होते हैं, प्रोविजंस लाइक जीएसटी एंड ऑल, दे शुड enhance the cooperative federalism, not further degrade that। ओके, तो ये चीज ऑथर ने यहां पे मेंशन की है। दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है इंडियाज डिस्कॉम स्ट्रेस इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पास्ट। तो यहां पर बात चल रही है इंडिया के डिस्कॉम यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के स्ट्रेस की। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्या होती है, थोड़ा सा मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जैसे ये जनरेशन होता है, जनरेटर होता है, ठीक है, जनरेटर होता है, और यहां पे एंड कंज्यूमर होता है। जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे जनरेशन होता है, यहां पे एंड कंज्यूमर यूज करता है। तो ऑथर ने कहा है कि आपका ये डिस्कॉम्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है, दे आर एक्चुअली इन मिडवे, वो यहां बीच में होती है, इसको डिस्कॉम्स बोला जाता है। ये यहां से लेते हैं, जनरेटर से खरीदते हैं और फिर जाके कंज्यूमर को, एंड कंज्यूमर को देते हैं। तो ऑथर ने कहा है देखो कि डिस्कॉम्स जो है उनके लिए
एक स्कीम अभी आत्मनिर्भर भारत पैकेज अगर आपने पढ़ा हो तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज में टोटल 20 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किया गया। उसमें पहले 90,000 करोड़ जो थे वो दिए गए थे डिस्कॉम्स के लिए, बाद में इसकी रकम को बढ़ा करके 1,25,000 करोड़ कर दिया गया, 1,25,000 करोड़। तो 1,25,000 करोड़ रुपए डिस्कॉम्स को दिया गया। ऑथर ने कहा है कि 1,25,000 करोड़ ही क्यों दिया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जाननी जरूरी है कि 1,25,000 करोड़ ये कोई स्टिमुलस नहीं था। ये कोई स्टिमुलस तो हम उसको कहते हैं कि अगर कोई चीज वीक चल रही तो उसको और स्ट्रांग करने के लिए, ये तो एक तरीके से डेट पे ऑफ करने के लिए था, उनकी उधारी को चुकाने के लिए था 1,25,000 करोड़। अब ये कैसे पता चला कि 1,25,000 करोड़ उधारी थी, तो ये पता चला हमको प्राप्ति पोर्टल के थ्रू। प्राप्ति पोर्टल का फुल फॉर्म है पेमेंट रेटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पावर प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवॉइसिंग ऑफ जनरेटर्स। याद रखेगा, प्राप्ति पोर्टल इज द पेमेंट रेटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पावर प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवॉइसिंग ऑफ जनरेटर्स। तो ये प्राप्ति पोर्टल का फुल फॉर्म है। इस प्राप्ति पोर्टल के फुल फॉर्म प्राप्ति पोर्टल में डिस्कॉम्स के की जो टोटल डेट है वो 1,25,000 करोड़ बताई गई है। ऑथर ने कहा है कि 1,25,000 करोड़ जो बताई गई है ये पूरी नहीं है, दिस इज स्टिल द हाफ ऑफ व्हाट इज एक्चुअली देयर। हाफ ऑफ व्हाट इज एक्चुअली देयर क्यों बोला गया है? क्योंकि पीआरसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट आई थी ऑन यूटिलिटी वर्किंग फॉर 2018-19। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जो रिपोर्ट थी यूटिलिटी वर्किंग की, उसमें यह बताया गया था कि 2,27,000 करोड़ का आपका टोटल डिस्कॉम्स के ऊपर उधारी है। दैट वाज बिफोर कोविड-19। कोविड-19 के पहले 2,27,000 करोड़ की उधारी ऑलरेडी थी। इट वॉज थ्रू द पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन रिपोर्ट ऑन यूटिलिटी वर्किंग फॉर 2018-19। अब ऑथर ने यह कहा कि इतना ज्यादा लोन है, आपने जो ये करा, अब क्यों ऐसा होता है, कितनी डेट में चला जाता है, डिस्कॉम क्यों पे नहीं करते हैं, क्यों लोन में चले गए, उधारी में चले गए? तो इसका सबसे बड़ा जो रीजन ऑथर ने दिया है वो है AT&C लॉसेस। AT&C लॉसेस को एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेस बोला जाता है। एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेस के अंदर दोनों चीजें आ जाती है, एक तो टेक्निकल लॉसेस भी आ जाते हैं, दूसरा आपका कमर्शियल लॉसेस भी आते हैं। टेक्निकल लॉसेस कैसे? जैसे कि मान लो पावर फ्लो कर रहा है तो पूरा पावर तो नहीं पहुंचेगा, अगर एक्स पावर गया तो एक्स माइनस समथिंग पावर यहां पहुंचता है। क्यों? कुछ लॉस भी आपका होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड ऑल, इतना कुछ लॉस होता है। दूसरा आपका कमर्शियल लॉसेस में जैसे थेफ्ट हो गई, बिजली चोरी जो करते हैं, कुछ कंज्यूमर्स बिजली चोरी करते हैं तो उससे लॉस होता है। दूसरी चीज, कई बार कंज्यूमर से आप पैसा ही नहीं ले पाते हो, कोई कंज्यूमर जैसे किसान हो गया, कुछ लोग हो गए, तो ये कई बार जब इनका फसल अच्छी नहीं होगी तो ये पैसा नहीं दे पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, नहीं पे कर पाएंगे। तो कई बार वेवर भी किया जाता है और कई बार ये पे भी नहीं कर पाते। तो एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस ये ओवरऑल टर्म यूज होता है जो कि टोटल लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी, नाउ यहां पर ऑथर ने एक चीज कही है कि ये जो AT&C लॉसेस है, दिस इज ओनली द हाफ एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज देयर। एक्चुअल में इनकी बहुत सारी स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट्स भी हैं जिन कारणों से ये नहीं पे कर पाते। इसका रीजन ये है कि इन्होंने अपने स्ट्रक्चर में ये बताया है कि एक तो इनका टैरिफ इंप्लीमेंटेशन सही नहीं है, जो टैरिफ मॉडल है, कितने टैरिफ फिक्स करना है वो सही नहीं है। दूसरी चीज, जो इन्होंने 1/7 है, 1/7 अमाउंट तो ये स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी के रूप में लेते हैं। कई बार स्टेट्स क्या करते हैं, उस सब्सिडी देने में डिफॉल्ट कर जाते हैं, दे डोंट प्रोवाइड दैट सब्सिडी। जब वो सब्सिडी फुल पे नहीं करते टाइम पे, तो ये जो डिस्कॉम्स है ये भी पे नहीं कर पाते। अब जब ये पे नहीं कर पाएंगे तो इनके ऊपर डेट बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, जनरेटर्स को नहीं पे कर पाएंगे। तो ऑथर ने कहा कि जो इनका मॉडल है दैट इज समथिंग वेरी रॉन्ग, है ना। अब ऑथर ने कहा कि कोविड-19 के बाद इनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ, और लॉस तो हुआ, साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी के आने से भी इनको बहुत लॉस हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के आने से क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि अब देखो क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो खुद के ऊपर सोलर फार्म्स लगा लेती हैं, वो खुद के यहाँ सोलर पावर जनरेट करने लगती है, तो उनको डिस्कॉम्स की जरूरत ही क्यों है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस कारण से रिन्यूएबल एनर्जी के आने के कारण कई बार ऐसा हो रहा है कि जो डिस्कॉम्स हैं ये और ज्यादा लॉस में चले गए हैं। तो दिस इज द थिंग व्हिच ऑथर वांट्स टू मेंशन हियर। आगे मूव करते हैं। तो ऑथर ने कहा कि किस तरीके से इन चीजों से बाहर निकले, सोल्यूशन क्या है। जब प्रॉब्लम पता चल गई तो सोल्यूशन वहीं पे है। सोल्यूशन है AT&C लॉसेस को कम करो, जो आपका ट्रांसमिशन लॉसेस है, जो आपके टेक्निकल लॉसेस है उनको कम करो, आपके कमर्शियल लॉसेस को कम करो, थेफ्ट पकड़ो, कंज्यूमर से पैसा इकट्ठा करना शुरू करो, और अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एक ओवरहॉल करो। जो इस तरीके से स्टेट डिपेंडेंसी है उसको कहीं ना कहीं आपको खत्म करने की जरूरत है, और आपको इनोवेशन करने की जरूरत है, ताकि आप इस तरीके की आने वाली चीजों से फर्दर अपने आप को बचा सकें। दिस वॉज द आर्टिकल 2।
आगे मूव करते हैं, सॉरी फॉर द डिले, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। तीसरा जो एडिटोरियल है वो है डेड लेटर। ये मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था। चिली में रेफरेंडम हुआ है बेसिकली फॉर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, आप सबको पता होना चाहिए। चिली के बारे में थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं, क्यों यहां पे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड हो रही है। तो एक्चुअली द डिमांड स्टार्टेड विद द इंक्रीज इन द मेट्रो फेयर हाइक। वहां मेट्रो के फेयर्स बढ़ा दिए गए थे, इसलिए प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। उसके बाद वो चला गया सोसाइटल, मतलब उसमें फिर डिमांड होने लगी पेंशंस की, डिमांड होने लगी हायर वेजेस की, डिमांड होने लगी एजुकेशन की, डिमांड होने लगी एम्प्लॉयमेंट की। दीज वर द डिमांड्स विच वर देयर, है ना। तो कुल मिला के जो मेट्रो फेयर की हाइक से स्टार्ट हुआ था मूवमेंट, वो चला गया आपका पूरा सोसाइटल में, जहां पेंशन, वेजेस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सारी चीजों को फिर उन्होंने वहां पे काउंट करना शुरू कर दिया। तो दिस वाज ओवरऑल आइडिया। यहाँ पे फिर रेफरेंडम हुआ और ऑगस्टो पिनोशे, जो यहाँ के आपके डिक्टेटर थे, इनका नाम था ऑगस्टो पिनोशे, देखो लिखा हुआ है ऑगस्टो पिनोशे। और यहाँ पे रेफरेंडम किया गया और 78% जो लोग थे उन्होंने ये बोला कि हाँ हमको नए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, एंड दैट इज द रीजन वाई वहाँ पे हम नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। तो लेट्स सी कि क्या होता है। आगे मूव करते हैं। जो अगला एडिटोरियल है वो था इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस के ऊपर। तो ऑथर ने कहा कि इंडिया और म्यांमार के रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम बहुत ज्यादा डीप टाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रिसेंटली देयर वाज अ विजिट बाय फॉरेन सेक्रेटरी एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टू द म्यांमार ऑल्सो। तो ऑथर ने सबसे पहले तो बताया कि म्यांमार क्यों इंपॉर्टेंट हमारे लिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमको चाइना को काउंटर करना है तो हमको अपने नेबरहुड में कहीं ना कहीं अच्छे रिलेशंस रखने की जरूरत है। नेबरहुड में अच्छे रिलेशंस आप तभी रख पाएंगे जब आप म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन कंट्रीज को अपने फेवर में कर पाओगे, ठीक है ना। ऑथर ने यह भी कहा है कि कहीं ना कहीं म्यांमार भी चाइना का अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है, म्यांमार भी कहीं ना कहीं चाइना का अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है, और वो अल्टरनेटिव म्यांमार को इंडिया ही प्रोवाइड कर सकता है। चाइना के लिए जो अल्टरनेटिव वो इंडिया ही प्रोवाइड कर सकता है। ऑथर ने यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि म्यांमार इज द बेसिकली डोर टू साउथ ईस्ट एशिया। म्यांमार जो है वो एक तरीके से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज अ डोर टू साउथ ईस्ट एशिया, दरवाजा है टू मूव टू साउथ ईस्ट एशिया। दूसरी चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज म्यांमार बेसिकली आपको एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, म्यांमार आपको रूट प्रोवाइड कर सकता है टू साउथ ईस्ट एशिया, ये सारी चीजें। अब ऑथर ने कहा कि कुछ इनिशिएटिव्स अभी रिसेंटली लिए गए हैं जो कि दिखाते हैं कि इंडिया और म्यांमार के टाइज इंप्रूव हो रहे हैं। जैसे कि यहां अगर आप देखो तो पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड सिक्योरिटी टाइज इंप्रूव हो रहे हैं। दूसरा इनॉग्रेशन हुआ था लाइजन ऑफिस का, लाइजन ऑफिस बनाया गया है। अब इंडिया देखो बहुत कम कंट्रीज हैं जिनका लाइजन ऑफिस है किसी एम्बेसी का। इनफैक्ट 2017 में चाइना पहली कंट्री बने था जिसने अपना लाइजन ऑफिस बनाया था इन द म्यांमार। ओके, सो इन 2017 चाइना बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश अ लाइजन ऑफिस इन नेपिदो, म्यांमार। आगे ऑथर ने कहा है कि इंडिया हैज ऑल्सो प्रपोज्ड टू बिल्ड अ पेट्रोलियम रिफाइनरी इन म्यांमार। अभी इंडिया एक पेट्रोलियम रिफाइनरी बनाने का भी प्रपोजल दिया है उन्होंने म्यांमार में। $6 बिलियन का प्रपोजल है वो, $6 बिलियन की वो रिफाइनरी बनाई जाएगी, है ना। इंडिया हैज प्रपोज्ड टू बिल्ड दैट पेट्रोलियम रिफाइनरी इन म्यांमार, $6 बिलियन उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। Myanmar's growing significance in India's strategic calculus, particularly in energy security, is also important। तो मैंने जैसा आपको पहले ही बताया था कि एनर्जी सिक्योरिटी की फील्ड में भी म्यांमार का काफी ज्यादा रोल हो सकता है इंडिया के प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा बॉर्डर एरियाज, बॉर्डर इश्यूज, क्योंकि हम बॉर्डर शेयर करते हैं किसी कंट्री के साथ तो वो तो इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। तो म्यांमार के साथ ऑब्वियस सी बात है हमारा इंपॉर्टेंट जो म्यूचुअल कमिटमेंट है, जो दोनों टेरिटरीज, कोई भी किसी भी दोनों कंट्री की टेरिटरीज जो है वो एंटी स्टेट एक्टर्स के द्वारा यूज नहीं की जाएगी। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमको मेक श्योर करनी है। Now, Delhi has reiterated its support for ensuring safe, sustainable, and speedy return of displaced persons to Myanmar. जो दिल्ली है उसने ये भी कहा है कि जो इंडिया है वो हेल्प करेगा फॉर इंश्योरिंग सेफ, सस्टेनेबल एंड स्पीडी रिटर्न ऑफ द डिस्प्लेस्ड पर्सन्स टू म्यांमार, ये भी इन्होंने बोला है। तो दीज आर द थिंग्स विच विल एनहांस द टाइज ऑफ इंडिया एंड म्यांमार। और जैसा मैंने कहा कि ये डोर प्रोवाइड करता है बेसिकली टू साउथ ईस्ट एशिया, सो देयरफॉर इट बिकम्स मच मोर इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल सेक्शन के बाद।
कल मैं आपको एक न्यूज नहीं बता पाया था, तो लेट मी टेल यू द न्यूज ऑल्सो कि अभी जैसे 2020 है ना, तो 2020 में 100 साल पूरे होंगे टू द डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। 1920 में मेजर डिस्कवरी का काम शुरू हुआ था हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन में, और अभी 2020 चल रहा है, तो कुल मिला के 100 साल हो गए। कल एक न्यूज आई थी कि डेयरी के एविडेंसेस मिले हैं फ्रॉम द हड़प्पा मोहनजोदड़ो कि वहां पे डेयरी प्रोडक्शन होता था, डेयरी का काम चलता था। ये एक इंपॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं इन द हड़प्पा मोहनजोदड़ो, तो ये आप याद रखिएगा, डेयरी के एविडेंसेस प्राप्त किए गए हैं। और ये जो न्यूज है ये तो है एलिफेंट स्केलेटन और चाइनीज पॉट्स मिले हैं इन द कोट्टायम टेम्पल। तो कोट्टायम कहां पर है? आपका केरला में लोकेटेड है, तो ये लोकेशन याद रखना, कोट्टायम इज इन केरला। और डेयरी के इंस्टेंसेस मिले हैं फ्रॉम द हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और एक अगर आप क्वेश्चन आपके लिए है कि आप पूरे को प्रॉपर नोट्स बना लो कि रखलदास बनर्जी कौन था, आर डी बनर्जी कौन थे, ये लोग कौन थे, किसने कैसे डिस्कवरी की, एक इसके ऊपर नोट्स आप मुझे अगर बना के दे सको हड़प्पा मोहनजोदड़ो के ऊपर, तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, तो अगली जो न्यूज है वो है पीएम लॉर्ड्स बेनिफिशियरीज ऑफ द स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स की जो स्कीम है, जिसको हम स्वनिधि स्कीम बोलते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर्स स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या स्वनिधि स्कीम कहा जाता है इसको। इस स्कीम के अंतर्गत क्या होता है? कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है 10,000 रुपए तक का, 10,000 रुपए का कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है, ठीक है ना। एंड आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत ये लोन दिया जाता था, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और प्राइम मिनिस्टर ने एक अच्छी चीज बोली कि नीरव मोदी जैसे बड़े बड़े लोग जो हैं वो पैसा लेके भाग जा रहे हैं, लेकिन ये बेचारे जो गरीब लोग हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो अपना लोन रीपे कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग रीपे नहीं कर पा रहे, बट दे आर रीपेइंग देयर लोन। तो 10,000 रुपए का लोन जो है वो भी वो रीपे करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री, है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा, पीएम स्वनिधि, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ये याद रखिएगा। सेनेट वोट्स टू कंफर्म बैरेट टू सुप्रीम कोर्ट। तो अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट में जो मूव हुआ है, सेनेट की वोटिंग से कंफर्म हुआ है कि जो एमी कोनी बैरेट है, शी इज नाउ मूविंग टू द सुप्रीम कोर्ट, है ना। और ये एक तरीके से झटका है टू द डिप्लोमैट्स, क्योंकि डिप्लोमैट्स इसके अपोज में थे, लेकिन वो 52-48 से वोटिंग हार गए, 52-48 52-48 से हारे। एंड सेनेट वोटिंग में फिर ये कंफर्मेशन हुआ कि एमी कोनी बैरेट विल बी मूविंग टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अगली जो न्यूज है, यूएस टू सेल डिफेंस सिस्टम वर्थ $2.4 बिलियन टू ताइवान। यूएस जो है वो $2.4 बिलियन वर्थ का यूएस डिफेंस सिस्टम जो है वो ताइवान को सेल करेगा। अब देखो, मैं एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, जैसे कि इसके पहले साउथ कोरिया को यूएस ने डिफेंस सिस्टम दिया था, उसका है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, थार्ड बोलते हैं उसको। तो थार्ड याद रखिएगा, किसने किसको दिया? यूएसए ने साउथ कोरिया को दिया। और ये जो सिस्टम है इसको हम हार्पून बोलते हैं, दिस इज हार्पून कोस्टल डिफेंस सिस्टम। क्या नाम है इसका? हार्पून कोस्टल डिफेंस सिस्टम। तो ये हार्पून कोस्टल डिफेंस सिस्टम हो गया, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो हार्पून कोस्टल डिफेंस सिस्टम यूएसए सेल कर रहा है टू द ताइवान। ये $2.4 बिलियन वर्थ की टोटल डील रहेगी, इसको भी याद रखेगा। अब देखो, इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है, आपको जानने लायक जो जरूरी है कि इसमें क्यों कर रहा है, क्योंकि कल चाइना ने बोला कि हम सैंक्शंस लगा देंगे टू द आर्म्स बीइंग सप्लाइड टू द ताइवान। जो आर्म्स ताइवान को सप्लाई किए जा रहे हैं, हम उनके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, यूएसए के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। इस कारण से उन्होंने एक नई डील कर ली कि $2.4 बिलियन के हम ताइवान को डिफेंस सिस्टम भी देंगे, जिसको हम हार्पून कोस्टल डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। 100 हार्पून कोस्टल डिफेंस सिस्टम देने की बात की जा रही है। अब ये तो आपको पता है ना, वन चाइना प्रिंसिपल के अंतर्गत ताइवान बोलता है कि वो आरओसी यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना है, और चाइना बोलता है कि आरओसी कुछ नहीं, केवल एक ही चाइना है जिसको पीआरसी बोलते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगली जो न्यूज है वो है एंटी फ्रांस प्रोटेस्ट रॉक बांग्लादेश में एंटी फ्रांस प्रोटेस्ट होने लगे हैं। अब एंटी फ्रांस प्रोटेस्ट बेसिकली क्यों हो रहे हैं? क्योंकि फ्रांस में हुआ ये कि किसी ने अभी एक फोटोग्राफ बनाई थी जिसमें कि प्रॉफिट मोहम्मद वॉज शोन इन द माउंटेन में दिखाए गए थे, जिसका नाम था मुस्लिम लिखा गया था, ठीक है। तो ऑथर ने कहा कि दिस इज समथिंग वेरी, मतलब बांग्लादेश ने बोला कि ये एक तरीके से ब्लास्फेमी है, ये एक तरीके से एंटी मुस्लिम है, और दिस इज रेजिंग इस्लामोफोबिया, एंड देयरफॉर दे आर रेजिंग प्रोटेस्ट इन अगेंस्ट फ्रांस। और फ्रांस का ये कहना है कि सिंस देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसलिए आप ऐसी चीजें भी शोकेस कर सकते हो, ठीक है ना। और सेक्युलर कंट्री है,
फ्रांस खुद को इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं, तो दिस वाज द इशू। तो एंटी फ्रांस प्रोटेस्ट जो है वो बांग्लादेश में रेज हुए हैं। दीज आर द थिंग्स विच वर देयर। ठीक है, अब मैंने बहुत सारे न्यूज आइटम्स जो थे वो अलग से भी लिखे हुए हैं। पहले आपको मैप ऑफ द डे दिखा देता हूं। पहले मैप ऑफ द डे आज थोड़ा लास्ट में डिस्कस करता हूं, शुरू में एक्चुअली मैं भूल गया था। मैप ऑफ द डे डिस्कस कर लेते हैं। मैप ऑफ द डे में जो मैप हम देखेंगे वो है जम्मू कश्मीर का फिजिकल मैप। कल मैंने आपको इसका पॉलिटिकल मैप बताया था, आज आपको फिजिकल मैप बता देता हूं। तो सबसे पहले आप देखिए गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन जो है, जो पीओके वाला रीजन है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यहां पे आपको हिंदुराज रेंजेस दिख रही होंगी, गिलगित रिवर दिख रही होगी, राकापोशी रेंज दिख रही होगी, और ऊपर राकापोशी माउंटेन भी। देखो ये राकापोशी माउंटेन भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसके अलावा जब आप बीच में आते हो तो आपको यहां पे गुजरेव रेंज दिख रही है, गुजरेव रेंज दिख रही है ना। और इसके अलावा आपको दिख रहा होगा ग्रेट काराकोरम दिख रहा होगा। देन आपको यहां पे घाशर ब्रह्म दिख रहा होगा, ये घाशर ब्रह्म है, और उसके नीचे यहाँ पे माशर ब्रह्म भी है। तो ये माशर ब्रह्म और घाशर ब्रह्म दो चीजें हैं यहाँ पे। बीच में आपको ये देवसाई रेंजेस दिख रही है, तो याद रखिएगा बीच वाले रीजन में देवसाई रेंजेस आती है। उसके नीचे पीर पंजल रेंज आती है, जस्कर रेंज जिसको बोलते हैं, पीर पंजल रेंज या जस्कर रेंज भी इसको कहा जाता है, ये भी बीच में आता है, याद रखिएगा। देन इसके अलावा जस्कर वैली, आपको ये जस्कर वैली आपको दिख रही होगी, जस्कर वैली है ये, है ना। और ये आपको नीचे दिख रहा होगा, देखो पूंछ रियासी हिल्स, दमन एकोह प्लेन और शिवालिक रेंज। तो दमन एकोह रेंजेस अगर आपसे पूछो, प्लेन्स पूछ लिया अगर दमन एकोह प्लेन्स, तो ये भी यहाँ पे लोकेटेड आपको दिख ही रहा होगा। इसके अलावा अब जब अक्साई चीन वाले रीजन में आप आओगे तो यहाँ पे आपको कुल्लून माउंटेन्स, सोडा प्लेन्स दिखेंगे, सोडा प्लेन्स, कुल्लून माउंटेन्स, ठीक है, चांग चेनमा रेंज, अक्साई बेसिन, कैलाश रेंज, पेंगोंग रेंज। पेंगोंग रेंज है और नीचे आपको पेंगोंग सो भी दिख रहा होगा। पेंगोंग सो के नीचे यहाँ पे सो मोरीरी भी दिख रही होगी, दोनों वाटर बॉडीज हैं, लेक्स हैं, पेंगोंग सो लेक और सो मोरीरी लेक। और लास्ट में ये हेनले बेसिन, हेनले बेसिन दिख रहा है, हेनले बेसिन भी यही लोकेटेड है। तो ये पूरा जम्मू कश्मीर में ये लोकेटेड है। दीज आर द थिंग्स लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरी न्यूज आइटम्स मैंने लिखे हैं मैं आपको वो बता देता हूं। सबसे पहली तो मैंने आपको न्यूज बता दी थी, ये बता दी। दूसरी है इलेक्टोरल बॉन्ड, न्यूज में था। इलेक्टोरल बॉन्ड बेसिकली एक तरीके से एसबीआई, यानी एसबीआई अपनी ब्रांचेस से देता है। इसकी एलिजिबिलिटी है कि कोई भी पार्टी जो कि अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 29 के तहत, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड पार्टी होनी चाहिए सेक्शन 29 के अंतर्गत, और कम से कम 1% वैलिड वोट्स जो पोल्ड हुए उसका 1% उसको मिलना चाहिए, ठीक है ना। 1000 की डिनोमिनेशन से लेकर के 1 करोड़ की डिनोमिनेशन तक जाता है। इसको इलेक्टोरल बॉन्ड को प्रिंट करने की पावर सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी सिटीजन अगर चाहे तो कॉर्पोरेट कर सकता है, और कोई भी जो एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड विद इन इंडिया है वो भी इसको ले सकती है, एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड विद इन इंडिया भी इसको दे सकती है, ठीक है ना। लेकिन ये एनोनिमिटी जरूर पैदा करता है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि एनोनिमिटी के कारण ही इनको नहीं एलिजिबल होना चाहिए फॉर इलेक्टोरल बॉन्ड। अब ये 10 दिनों तक परचेज कर सकते हो, स्पेसिफिक मंथ है जिनमें आप 10-10 दिनों में परचेज कर सकते हो। पहले 10 दिन जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के 10 दिनों में, और ये वैलिड रहते हैं 15 डेज तक पीरियड तक, ठीक है ना। 15 डेज के पीरियड तक ये वैलिड रहते हैं, और इनको पार्टी के वेरीफाइड अकाउंट में पे करना पड़ता है, डालना पड़ता है, ठीक है। लेकिन एनोनिमिटी के कारण इसको अपोज किया गया, काफी लोगों ने इसका अपोज किया। एंटी फ्रांस प्रोटेस्ट मैंने आपको बता दिया है। फ्रांस का एक बार मैप दिखा देता हूं, और फ्रांस के बॉर्डरिंग कंट्रीज देखो। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा बेल्जियम, फिर ये बीच में छोटी सी कंट्री लग्जमबर्ग, देन जर्मनी, देन यहाँ पे स्विट्जरलैंड, देन ये इटली दिख रहा है, फिर नीचे मोनाको, फिर वाटर बॉडी में आपका मेडिटेरेनियन सी, फिर इधर एंडोरा, छोटा सा एंडोरा, देन आपका स्पेन, अटलांटिक ओशियन, बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के दिख रहे हैं ना, ये बे ऑफ बिस्के है, अटलांटिक ओशियन है। ऊपर आपको इंग्लिश चैनल दिख रहा होगा, इंग्लिश चैनल इज बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस, ओके। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है, ये आपको दिख रहा होगा। एंड देन ऊपर आपका यहाँ पे नीदरलैंड, लेकिन नीदरलैंड के साथ बॉर्डर टच नहीं होता है, बेल्जियम के साथ टच होता है, लग्जमबर्ग के साथ होता है, स्विट्जरलैंड के साथ होता है, जर्मनी के साथ होता है, इटली के साथ होता है, स्पेन के साथ होता है, मोनाको के साथ होता है, लेकिन इधर नहीं होता, ठीक है ना। दीज आर द एरियाज नियर अबाउट फ्रांस। फिर अगली जो न्यूज थी वो थी पैंटानाल वेटलैंड। तो पैंटानाल वेटलैंड एक नेचुरल रीजन है विच इज एनकम्पासिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड एरिया। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड एरिया भी इसके अंदर आता है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट
फ्लडेड ग्रासलैंड भी इसके अंदर आता है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड एरिया एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लडेड ग्रासलैंड भी इसके अंदर आते हैं। इट इज लोकेटेड विद इन द ब्राजीलियन स्टेट ऑफ मैटो ग्रासो डो सुल। तो मातो ग्रासो दो सुल के अंदर का आता है ब्राजील में, लेकिन ये एक्सटेंड होता है टू द बोलीवियन पैराग्वे आल्सो। तो बोलीविया पैराग्वे तक एक्सटेंड होता है, लेकिन बेसिकली ये ब्राजील में आता है। अगली जो न्यूज थी वो थी रिगार्डिंग एन एनजीओ जो कि आंध्र प्रदेश में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए काम कर रही है। तो नाम है इसका बाल मित्र फाउंडेशन है। ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन किट्स ट्रांसफर करती है इन द आंध्रा विलेजेस में ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन किट्स प्रोवाइड करती हैं। और ये जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन किट्स हैं ये बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स हैं, जो कि एक तो हैदराबाद की महीना नैपकिन्स है और दूसरी विशाखापट्टनम की विमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम संपूर्ण है। तो विमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम संपूर्ण है वो इसको देती है। फिर जो ये पैड्स हैं ये वुड पल्प और जेल शीट्स और वुवन फैब्रिक पेपर के थ्रू बनती है। वुड पल्प, जेल शीट्स, वुवन फैब्रिक एंड पेपर के थ्रू ये बनाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। सेनेट वोट्स एमी कोनी बैरेट टू द यूएस सुप्रीम कोर्ट, बता दिया मैंने आपको। आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है एंटी माइक्रोबियल फूड रैपिंग मटेरियल, याद रखिएगा। आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है एंटी माइक्रोबियल फूड रैपिंग मटेरियल। और ये जो फूड रैपिंग मटेरियल है इसका ये जो बनता है ये स्टार्च, पॉलीविनाइल अल्कोहल और सेफ पॉलीमर्स के यूज करके बनता है। तो इसमें जो प्लास्टिक है उसका यूज भी कम होता है, उसका आपको डिग्रेड नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। जापान अचीव कर लेगा कार्बन एमिशन, जीरो कार्बन एमिशन या कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050, ऐसा जापान का कहना है। कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा 2050 तक, ये योशिहिदे सुगा का कहना है। कार्बन न्यूट्रल का मतलब जैसे ये मैप दिख रहा होगा आपको, ये डायग्राम, कि जितना कार्बन प्लस है उतना कार्बन माइनस कर दो तो कार्बन न्यूट्रल बन जाओगे। लेकिन उसके पहले कार्बन फुटप्रिंट होता है। कार्बन फुटप्रिंट एक व्यक्ति का भी हो सकता है, एक स्टेट का भी हो सकता है, कंट्री का भी हो सकता है। कार्बन फुटप्रिंट किसी का भी हो सकता है। तो कार्बन फुटप्रिंट बेसिकली मतलब कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन आप कर रहे हो, कितना आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहे हो, ये सारी चीजें कार्बन फुटप्रिंट के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो आप लोग फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू, कितना आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के थ्रू निकाल रहे हो, आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू कितना निकाल रहे हो, सबको ऐड कर दो तो वो आपको कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। अगला जो टॉपिक है वो है वाडा, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी 1999 में बनी थी। बेसिकली इसका जो काम है रिसर्च, एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ एंटी डोपिंग कैपेसिटीज को डेवलप करना है। एंटी डोपिंग कोड भी इसने बनाया हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका विजन बेसिकली है कि वर्ल्ड को डोपिंग फ्री स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, वर्ल्ड को डोपिंग फ्री स्पोर्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। दिस इज द बेसिक एम ऑफ योर वाडा और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है ना। इसके अलावा अब और कोई न्यूज नहीं जो मैंने नहीं बताई हो। आई हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सो एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले मैंने आपको बताया आज 4 क्वेश्चंस। फिर मैंने आपको बताया कि आउटसाइडर अब जम्मू कश्मीर में लैंड खरीद सकते हैं किस तरीके से। फिर मैंने आपको बताया इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। मैंने आपको बताया एंटी फ्रांस प्रोटेस्ट जो कि बांग्लादेश में चल रहे हैं। मैंने इसके अलावा पैंटानाल वेटलैंड्स के बारे में बताया जो कि ब्राजील में लोकेटेड है, बोलीविया पैराग्वे तक स्प्रेड करते हैं। बाल मित्र फाउंडेशन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए जो उनका वो चीज बताई मैंने आपको। फिर सेनेट वोटिंग मैंने आपको बताई कि एमी बैरेट जो है उनको सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से जगह मिली। इसके अलावा आईआईटी मद्रास ने एंटी माइक्रोबियल फूड रैपिंग मटेरियल बनाया, उसके बारे में मैंने आपको बताया। देन मैंने आपको जापान का बताया कि जीरो कार्बन एमिशन 2050 तक अचीव करना है, कार्बन न्यूट्रल, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। देन आपको वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में बताया, 1999 में बनी थी। वर्ल्ड डोपिंग एंटी डोपिंग कोड भी इन्होंने बनाया हुआ है। और फिर हमने आपको बताया 2+2 डायलॉग के बारे में, इंडिया के डिफेंस ऑफ टेरिटरी के बारे में बताया। फिर फास्टैग के बारे में मैंने आपको बताया फास्टैग क्या है, फास्टैग किस तरीके से काम करता है, 5 साल के लिए वैलिड रहता है, 7 अलग अलग कलर्स में आता है। इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जो है वो उसको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिला दिया, तब जाके ये काम चल रहा है। सिगूर एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में बताया, उसकी कमेटी के बारे में बताया। और ये सिगूर प्लेट्यू तमिलनाडु में है ये बताया। यूएसए जो है डिफेंस सिस्टम सेल करेगा ताइवान को, ये बताया। उसमें हारपून कोस्टल डिफेंस सिस्टम इसको बोलते हैं, हारपून कोस्टल डिफेंस सिस्टम दे रहा है बेसिकली, ये भी मैंने आपको बताया। मैप ऑफ द डे में जम्मू कश्मीर का आपको फिजिकल मैप दिखाया जिसमें सारी चीजें, हिंदू राज रेंजेस, गुजरेब रेंजेस, फिर मैंने आपको ग्रेट काराकोरम रेंजेस, गिलगित रिवर, फिर आपको नीचे यहाँ पुंछ रियासी हिल्स, दमन एकोह प्लेन्स, शिवालिक रेंजेस, इधर कुल्लून माउंटेन, सोडा प्लेन, फिर सो मोरीरी और पेंगोंग सो, ये भी दोनों बताए। देवसाई प्लेन्स बीच में है वो बताया, देवसाई बेसिन बताया, हेनले बेसिन यहाँ नीचे है वो बताया।
These were the things which we discussed. So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.